नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आगामी एस्टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य की जो सीरीज़ आप लोगों के लिए चला रखी है, उसी से संबंधित एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करूंगा कि हमारा ये प्रयास आपको लाभान्वित कर रहा होगा और भी आगे करता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपना लेक्चर। तो सबसे पहला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से रहित वाक्य कौन सा है। तो सबसे पहले हमें सभी ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। हमें बुराइयों से बचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, पर्वतीय छटा दर्शनीय होती है। तीसरा है, वह कलयुग का दुर्योधन है। और चौथा है, यशोदा हमारे घर की सरस्वती है। तो पर्वत भी जातिवाचक, कलयुग और दुर्योधन भी जातिवाचक, और यशोदा और सरस्वती भी अपने आप में एक जातिवाचक। लेकिन ऑप्शन नंबर जो क है उसमें बुराइयों लिखा है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी, ना कि जातिवाचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क, हमें बुराइयों से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषा के उपसर्गों से निर्मित शब्द पहचानिए। देखिए, विदेशी भाषा से जो है वो इंग्लिश या अंग्रेजी के उपसर्ग भी विदेशी भाषा में आते हैं। यहाँ की उर्दू और फारसी के भी जो शब्द हैं वो भी विदेशी भाषा में ही आते हैं। तो देखिए लिखा है, कापथ का संग, कुल क्षणी और निराकार, अवतार दुबला, दरअसल और बेचारा। देखिए घ जो है ये इसमें जो उर्दू के शब्द यूज हैं, और उर्दू के शब्दों में या उपसर्ग में सबसे ध्यान योग्य मैं आपको बता दूं कि सबसे मुख्य बात है कि जो मूल शब्द है जिस भाषा का है उसी भाषा का ही उसके साथ में उपसर्ग प्रयोग में लाया जाएगा। तो असल में जो है वो उर्दू का शब्द है, तो दर जो है उसके साथ में उर्दू का ही उपसर्ग लगाया गया है। और बेचारा अपने आप में बे और चारा है। चारा मतलब है कि जिसकी कोई समर्थन नहीं करता हो, तो उसको हम कहते हैं बेचारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, दरअसल बेचारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मालिनी छंद का लक्षण नहीं है। तो यदि आपने छंद थोड़े बहुत कहीं पढ़े हों तो आपने बहुत सारे छंदों के नाम मैं आपको गिना सकता हूँ। सबसे पहले दोहा, सोरठा, सवैया, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, मदाकांति, छप्पे, मालिनी, कवित, घनाक्षरी और भी बहुत सारे जो हैं वो आपके पास छंद जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ मालिनी छंद की बात कर रहा है। तो मालिनी छंद जो है उसके ऑप्शन से एक बार पढ़ें। यह एक वर्णिक संवृत छंद है। संवृत मतलब अपने जैसा, अपने आप में जैसे एक्सप्लेन जिसको हम कर सकते हो वही है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। ये भी करेक्ट बात है, क्योंकि मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में इसमें 4 चरण होंगे। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे में और चौथे में समय जो है वो 15 जो शब्द हैं वो होते हैं। ऑप्शन नंबर ग है, इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती। ये जो लक्षण है ये सही नहीं है, क्योंकि 7, 8 के बाद इस पर कोई यति नहीं होती है, क्योंकि 15 वर्ण ही होते हैं, उसके बाद ही यति होती है। तो इसका सही उत्तर है ग, इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। और जब हमने ग उत्तर हमें मिलेगा तो आगे प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगला प्रश्न देखें, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का योग मार्ग ही था। यह कथन किसका है। प्रश्न में पूछना चाहता है कि भक्ति आंदोलन से पहले जो सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का जो योग मार्ग ही था, यह कथन किसने कहा है। तो इस कथन को कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो कि ऑप्शन नंबर
घ या डी में दिया गया है। तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने ये कहा था। अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। यानी जितनी कहानियों के ऑप्शन दे रखें, क्या उनका जो कहानीकार है वो सही है, जो सही नहीं है वो हमें छांटना है। तो सबसे पहले ये देखो 11 वर्ष का समय, पहला ऑप्शन ही जो है वो ज्ञानदीप मंगला है, ये गलत है, ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो पहला ऑप्शन ही इसका गलत दे दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क, 11 वर्ष का समय। इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी की है, यही सच है श्रीमती मनु भंडारी, और फैंस के इधर उधर ज्ञान रंजन जी की जो कहानी है। तो प्रश्न का उत्तर है क। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना में चातक की निष्ठा को भक्ति की अनन्यता के रूप में विस्तार पूर्वक चित्रित किया है। तो देखिए, हित चातक तुलसीदास, ऐसी पंक्ति आपने सुनी होगी। तो ये रचना थी दोहावली। इस रचना में तुलसीदास जी ने चातक की निष्ठा को भक्ति के अनंता रूप में जो है वो विस्तार पूर्वक चित्रित किया है, यानी दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, दोहावली। अगला प्रश्न है 7वां। देखिए, इसकी कोटेशन थोड़ी लंबी सी है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। काव्य धाराओं का विवेचन जैसा इस इतिहास में है वैसा अन्यत्र नहीं है। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में उक्त कथन किसका है। यानी जो शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे ये कोटेशन या ये परिभाषा जो है वो ली गई है। तो ये कहा किसने है, ये कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऑप्शन नंबर ग में दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में किस भूभाग की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो ये जो भूभाग है ये गंगटोक, जिसको गंगटोक कहा गया है, गंगटोक और उससे आगे का जो हिमालय है, क्योंकि सिक्किम एक राज्य है, उसकी राजधानी है गंगटोक, उसको आज वर्तमान में या आजकल उसे गंगटोक नाम से जानते हैं। तो वहाँ से आगे का जो हिमालय का चढ़ाई है उसी पूरी यात्रा का वर्णन किया है। तो है साना साना हाथ जोड़ी, गंगटोक और उससे आगे हिमालय तक, यानी ऑप्शन नंबर घ इस प्रश्न का सही उत्तर है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ कहना चाहता है कि असंगत विकल्प कौन सा है। देखिए, पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश डबराल का, कल सुनाना मुझे सुदामा पांडे धूमिल, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वोच्च अदालत सक्सेना, चुका भीव मैं भी, ये कुंवर नारायण जी का। तो ये जो ऑप्शन है घ, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कुंवर नारायण नहीं है, ये श्री निवास दास इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो घ है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा किस प्रकार की कहानी है। तो नमक का दरोगा ऐसी कहानी जिसको कौन नहीं जानता है। तो नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की वो अमर कृति है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवादी दृष्टिकोण को उकेरा गया है। तो आदर्श उन्मुख यथार्थवादी जो ऑप्शन है वो है ग, और नमक का दरोगा किस प्रकार की कहानी है, तो इसका उत्तर हुआ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है, यानी रियलिस्टिक लगभग स्टोरी है ये। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं हुई है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा सूरज का सातवां घोड़ा, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की पुस्तक है, ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं हुई है। बाकी कली कथा वाया बाईपास, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा और मुझे चांद चाहिए, इन सभी कृतियों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। जबकि सूरज का सातवां घोड़ा जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती,
तो ये उपन्यास है। इस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न है छाया मत छूना मन कविता में छाया शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है। तो छाया का अर्थ होता है जीवन की कठोर वास्तविकता, क्योंकि कहते हैं कि ये मेरे मन, अगर तुम अतीत की बातों में ही उलझा रहा, यानी अतीत की कठोर वास्तविकता से ही हम परिचित करते रहे, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही कठोर और बहुत ही मुश्किल भरा हो जाएगा। इसलिए छाया शब्द का जो है वो जीवन की कठोर वास्तविकता के लिए यहाँ लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ख इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। देखिए यहाँ सरल और विघन, सघन होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल हो, और विघन होता है विरल, यानी जहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ हैं वो काट दें, छद्म प्रवृत्ति का जो है वो विरल होता है। आगे होता है संलिप्त निर्लिप्त। संलिप्त होता है किसी में इन्वॉल्व होना, और दूसरा है किसी में लिप्त नहीं होना या इन्वॉल्व नहीं होना। अनिमेष और निर्निमेष ये सेम वर्ड हैं। अनिमेष बिना पलक झपकाए, और निर्निमेष होता है ये भी अपलक यानी बिना पलक झपकाए। तो निषिद्ध और विहित, निषिद्ध मतलब प्रमाणिक और विहित मतलब है कि न अप्रमाणिक। प्रमाणिक और अप्रमाणिक, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो ग है इसमें अनिमेष और निर्निमेष जो है वो दिया हुआ है, जबकि उन दोनों का सेम मतलब है, उसमें विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग, अनिमेष और निर्निमेष। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने कन्नौजी और बुंदेली का अलग अलग अस्तित्व न मानकर उन्हें ब्रज भाषा के ही उपरूप माना है, यानी उसके समक्ष ही उन्होंने मान लिया है। तो ये जो विद्वान हैं इनका नाम है धीरेन्द्र वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ख में आपको दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ब्रज भाषा कन्नौजी और बुंदेली जो है इन्हीं का ही लगभग रूप है, कोई अलग नहीं है। अगला प्रश्न है माटी वाली कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। तो माटी वाली जो है इसका जो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर वो विस्थापन की समस्या है, यानी जब भी नदियों पर बांध इत्यादि बनाए गए तो बांधों में जो भी व्यक्तियों के जिन भी किसानों के खेत आ गए उनको वहाँ से हटा करके उन्हें पुनः स्थापित कर दिया गया। लेकिन इस काम में कुछ लोगों तो पुनः स्थापित हो पाए, लेकिन कुछ एक जो लोग थे वो भटकते हुए रह गए। तो माटी वाली जो है उसी को ही एक समस्या है जिसको कहते हैं विस्थापन की समस्या। ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही उत्तर है। 16वां प्रश्न है किस विद्वान ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ही वास्तविक हिंदी माना है। देखो वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा विद्वान इसने पश्चिमी हिंदी को भी और पूर्वी हिंदी को भी वास्तविक हिंदी माना है। तो एक ऐसे विद्वान हुए सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने कहा है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी और पश्चिम राजस्थानी बुंदेली और ये हरियाणवी से लेकर के ये जो जोन है ब्रज भाषा यही वास्तव में हिंदी है। ऐसे विचार रखने वाले एक विद्वान हैं, नाम है सुनीति कुमार चटर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। उत्तर सही होगा ख, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है एक कुत्ता और एक मैना पाठ के अनुसार किस रचना की कविताओं में पशु पक्षियों की संवेदनशीलता जीवन का बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यानी ये जो पुस्तक है एक कुत्ता और मैना, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है, जिसमें उन्होंने पशु पक्षियों की संवेदनशीलता को अपनी उस पुस्तक के अंदर बहुत गंभीरता से उतारा है। उनका कहना है कि पशु पक्षी जीव जंतु के अंदर भी इमोशंस जो हैं वो कूट कूट के भरे हुए हैं। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी पाठ के अनुसार मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था। तो यहाँ एक कहानी यह भी जो कि मन्नू भंडारी जी ने लिखी है। प्रश्न पूछने वाले ये चाहता है कि ये बताएं कि
सबसे पहले साहित्य में उनका रुझान किसने करवाया? तो ये थी उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक में उनका वर्णन किया है। जो हिंदी प्राध्यापक थी शीला अग्रवाल, उन्होंने ही उनका जो मन था वो हिंदी की ओर, या उनका जो रुझान था वो हिंदी की ओर बढ़ाया। एक कहानी यह भी लेखिका हैं श्रीमती मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। डेल सो बनाए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेली करो जानो है। तो ये उक्त काव्यांश के रचनाकार कौन हैं? देखिए यहाँ ये जो लिखा है ये ठाकुर जी की पंक्तियाँ हैं, और ठाकुर जो कवि थे वो रीतिमुक्त थे। तो रीति काव्य के रीतिमुक्त धारा के कवि थे, जिसमें आलम, बोधा, ठाकुर, उस्मान और घनानंद जो भी हैं वो आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, ठाकुर। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये उक्त विचार किसका है? देखिए हमने इसे कोटेशन में लिया है, किसी के द्वारा कहा गया जो वक्तव्य है। तो इसे कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे हमारे आज की इस लेक्चर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए थे। मित्रों, ये जो वो प्रश्न हैं जो पिछली HSSC या एस्टेट में ये पूछ लिए गए हैं, या फिर आने वाले एस्टेट में इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए, इनके महत्व को जानते हुए आपके लिए इसे हमने नोट्स में कन्वर्ट किया है और इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको सार्थक लग रहा होगा, आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा होगा। और हम ऐसे ही जब तक एस्टेट पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, नई नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।